तो अब हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, क्या होता है कि जब एजैकुलेशन होता है और विजाइना के अंदर ये स्पर्म जो है यहाँ पे एजैकुलेट हो जाते हैं। स्पर्म जब एजैकुलेट होते हैं उसमें सीमेन के अंदर जो सेमाइनल वेजाइकल का जो सिक्रेशन होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जिनको यूज़ करके ये यहाँ से आगे बढ़ता है। और फिर ये स्पर्म यहाँ से मूव करता है तो यहाँ इसके फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन होती है जो यूट्रस वॉल के साथ अटैच होकर इसके जो मस्कुलर लेयर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे स्पर्म को आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। तो स्पर्म मूव करते हुए फिर ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं और फैलोपियन ट्यूब का जो ब्रॉड पार्ट एम्पुला होता है, यहाँ पर ओवम जो है, ओवम यहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है। ये ओवम मेटाफेज सेकंड के स्टेज में यहाँ पे इसका जो होता है ये अरेस्ट होता है, यानी कि रेस्ट होता है। और ये इसमें अंदर ओवम होता है, मतलब सेकेंडरी ओसाइट होती है, सेकेंडरी ओवम होता है जिसके अंदर जो है मेटाफेज सेकंड स्टेज में अरेस्टेड न्यूक्लियस होता है। उसके चारों तरफ जो है वो कोरोना रेडिएटा होता है और ग्रेनुलोसा लेयर होती है। तो ये ओवम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर स्पर्म जो आते हैं वो इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। लेकिन अब ये आगे की प्रोसेस कैसे होती है, तो हमने फिगर बना करके देखा है कि यहाँ पर ये स्पर्म चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसके जो ये हेड है, इस हेड के चारों तरफ बहुत सारे प्रोटीन भी होती हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी कि इसके लेयर में बहुत सारे सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो है यहाँ पे ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और कुछ मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे बची रह जाती हैं और बाकी सब जो है वो शेड ऑफ होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटाइजेशन। यानी पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है कैपेसिटाइजेशन, यानी ये जो प्रोसेस हुई पहली, ये है कैपेसिटाइजेशन। क्या मतलब हुआ कि इसके सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे जो है डिसॉल्व हो गए और सिर्फ यहाँ पर जो बचे वो मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन बचे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटाइजेशन। अब ये स्पर्म जो है आगे बढ़ते हैं और ये एक रिसेप्टर प्रोटीन होती है, ये जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर है, इस ज़ोना पेलुसिडा लेयर पर कुछ रिसीविंग प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन को हम कहते हैं ZP3, यानी ज़ोना पेलुसिडा प्रोटीन टाइप 3 ये प्रोटीन होती है। तो इन प्रोटीन के साथ ये स्पर्म यहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं, ये स्पर्म यहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं। जब ये अटैच्ड होते हैं तो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, यहाँ से एंजाइम निकलते हैं और बहुत से अदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम निकलते हैं। इसी तरह से यहाँ एंजाइम निकले, यहाँ पे एंजाइम निकले, यहाँ पे एंजाइम निकले, यहाँ पे एंजाइम निकले, ये एंजाइम निकले, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम निकले, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम, हर जगह पर ये कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होते हैं और जो है और ये एंजाइम यहाँ पे ये इस वॉल को डिसॉल्व करके होल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे भी होल का फॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ पे भी होल का फॉर्मेशन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है लेयर। यहाँ भी होल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे भी होल का फॉर्मेशन, यहाँ पे भी होल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे भी। इस तरह से ये डिसॉल्व जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे होल का फॉर्मेशन पूरे भर में इस तरह से कर देते हैं। ये सेकेंड प्रोसेस हुई, इसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। यानी सेकेंड जो प्रोसेस है वो है एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या एक्रोसोमल रिएक्शन में हुआ, इसका जो एक्रोसोमल पार्ट है इससे बहुत सारे यानी जो हाइड्रोजन निकला और अदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट हुए,
जिन्होंने जो है इस ज़ोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व करके यहाँ पे होल का फॉर्मेशन कर लिया। इस तरह से चारों तरफ होल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें से एक स्पर्म जो है वो इंटर करता है। जो स्पर्म पहले इंटर करता है तो वो अटैच होता है मेम्ब्रेन ऑफ द ये यहाँ पे ये अटैच हो जाता है मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम से। जब ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है तो क्या होता है, जब ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है तो ये कुछ प्रोटीन होती हैं, ये इन प्रोटीन्स के रिस्पॉन्स में बहुत क्या होता है कि बहुत सारे ये सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और सोडियम तेज़ी के साथ अंदर एंटर करता है। सोडियम चैनल ओपन हो गए स्पर्म के इस यहाँ अटैचमेंट, यहाँ पे प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन होती हैं, उन प्रोटीन के रिस्पॉन्स में सोडियम चैनल खुल जाते हैं, और ये सोडियम चैनल जो है ये क्या करते हैं, ये सोडियम चैनल जो है अंदर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अदर स्पर्म को अंदर एंट्री करने से रोक देता है। यानी कि एक स्पर्म अंदर गया, उसके रिस्पॉन्स में अदर सोडियम चैनल खुल गए, सोडियम चैनल खुलने की वजह से सोडियम बहुत तेज़ी से अंदर आए, और सोडियम अंदर आने से अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ये पॉजिटिव चार्ज अदर स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। तो अब एक स्पर्म तो अंदर आया, बाकी स्पर्म अंदर आने से रुक जाते हैं, अदर स्पर्म अंदर नहीं आ पाते। तो सोडियम आयन की एंट्री से जब स्पर्म का सोडियम आयन के अंदर जाने से वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और स्पर्म की एंट्री जो रुक जाती है, इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तीसरा प्रोसेस होता है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ये तीसरी प्रोसेस होती है। तो अदर स्पर्म अंदर नहीं आ पाते। तो अदर स्पर्म अंदर नहीं आ पाते। तो एक तो ये प्रोसेस होती है। दूसरी प्रोसेस ये होती है कि कुछ स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन होती हैं वो यहाँ से जो फिर उसके बाद स्पर्म यहाँ अंदर आता है, ये जो है, उसके बाद फिर ये स्पर्म यहाँ पे अटैच हुआ, बाकी इस पर एंट्री रुकता है। फिर ये स्पर्म जो है कुछ स्पेशल प्रोटीन यहाँ से रिलीज़ होती हैं, ये जो है यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज़ होने लगता है, जिसकी से ये कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है। ये कैल्शियम आयन जो है ये इनको वॉल के साथ फ्यूज़ कर देता है। तो इनके अंदर लाइसोसोम एंजाइम होता है। क्या होता है, ये यहाँ पे फ्यूज़ हो गए, ये यहाँ पे फ्यूज़ हो गए, तो ये फ्यूज़न, ये लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ज़ोना पेलुसिडा की जो रिसेप्टिंग प्रोटीन होती है, रिसीविंग प्रोटीन होती हैं, इनको ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है, और इस तरह से ये फर्दर स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है। तो उसकी वजह से स्पर्म का एंट्री जब रुकती है, तो इस चौथी जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो इस तरह से मिलियन ऑफ स्पर्म तो होते हैं, लेकिन एंट्री एक ही स्पर्म की होती है। इस सारी प्रोसेस की वजह से एक स्पर्म अंदर आता है, और ये इसकी वॉल इसके साथ फ्यूज़ हो जाती है, और ये अपना ओवम को यहाँ पे रिलीज कर देता है। ये ओवम हैप्लॉइड होता है। जब ये इसका न्यूक्लियस अंदर एंटर कर जाता है, तो ओवम का जो न्यूक्लियस है, जो कि मेयोसिस सेकेंड स्टेज में होता है, ये डिवाइड होता है दो में। एक तो न्यूक्लियस जिसके अंदर एन, दूसरा पार्ट बनता है जो है पोलर बॉडी बन जाती है, और ये आगे जाके डिजनरेट हो जाती है। ये एन वाला न्यूक्लियस होता है। और ये
तो इस तरह से ये स्पर्म का न्यूक्लियस और ये इस ओवम का न्यूक्लियस, ये दोनों मिल करके ये बना देते हैं जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ये कहलाती है फर्टिलाइजेशन, यानी कि यूनियन ऑफ ओवम एंड ओवम न्यूक्लियस एंड स्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 2n के बराबर 2n हो जाएगी, 46 फिर से हो जाता है, ये 2n हो गया, 2n हो गया और ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया? ये बन गया जाइगोट। तो ये है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन गया, इस तरह से इसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर उसके आगे डेवलपमेंट शुरू होता है। इसमें पहले डिवीज़न होता है तो 2 सेल स्टेज बनती है, माइटोसिस डिवीज़न होता है, 2 सेल स्टेज बनती है। उसके बाद 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज होती है, इसमें अंदर की तरफ यानी हॉलो कैविटी अंदर होती है, यानी की तरह से हॉलो बॉल की तरह से फॉर्मेशन होता है 16 सेल स्टेज को। इसको हम मोरुला कहते हैं। उसके बाद फर्दर सेल के अंदर सेल में डिवीज़न और प्रोलिफरेशन होता है, फाइनली जो है स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर एक कैविटी बना जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। चारों तरफ जो सेल कवर ये सराउंडेड है इनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यानी आउटर मास कहते हैं। और ये अंदर की तरफ जो सेल होते हैं वो इनर मास कहलाते हैं। तो जो इनर मास है इससे जो है वो ट्राइलेमिनर जो है प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और जो ये ट्रोफोब्लास्ट है इनमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरी होती है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। इस स्टेज को ब्लास्टुला कहते हैं। तो ये पूरा ये फर्टिलाइजेशन से लेकर के यहाँ तक फॉर्मेशन में ये 1 वीक जो है, यानी कि 1 वीक का वक्त जो है टाइम इसमें लगता है। और यहाँ 1 वीक में फर्टिलाइजेशन से लेकर के ब्लास्टुला फॉर्मेशन तक, यानी कि 1 वीक में इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है मारुला, जो ये ब्लास्टुला स्टेज होती है, इसमें ये सेल्स ने बताया कि इसमें जो लेयर होती है, यानी कि जो इनर मास होता है, इसके अंदर जो है ब्लास्टुला अगर डेवलपमेंट होता है तो उसमें बीच में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट 2 लेयर ऑफ द सेल होती हैं। ऊपर की तरफ कैविटी होती है एम्नियोनिक कैविटी, नीचे की तरफ प्राइमरी यॉक सैक होता है। अगर हम इस पोर्शन को अगर हम अपवर्ड से देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसमें आगे की तरफ क्रेनियल एंड होता है, पीछे की तरफ जो है कॉर्डल एंड होता है। क्लोइकल क्रेनियल एंड की तरफ मेम्ब्रेन होती है, चारों तरफ सराउंड किए हुए बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, और कॉर्डल एंड की तरफ जो होती है वो क्लोइकल मेम्ब्रेन होती है, जिससे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जो है एनस वगैरह का डेवलपमेंट, मतलब लिमिटेड का डेवलपमेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस पार्ट को हम सेक्शन करके देखें, यानी इसमें इसका करके कोरोनल सेक्शन देखें तो ये हमें नज़र आता है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 लेयर हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, 2 लेयर ऑफ द सेल्स हैं। ये बाइलैमिनर बॉडी जो है प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक इस पार्ट की कुछ थिकनिंग हो जाती है। इस थिकनिंग से स्ट्रक्चर बनता है, इसको प्राइमरी स्टॉक कहते हैं, और ये प्राइमरी नोड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर इसकी यहाँ पर जो है ये सेल्स डिजनरेट होती हैं और यहाँ पर एक कैविटी लाइक बन जाती है, जिसको प्राइमरी ग्रूव एंड प्राइमरी पिट का फॉर्मेशन होता है। इससे कुछ केमिकल्स होते हैं, फाइब्रोसिन और फाइब्रो का सिक्रेशन होता है, जो ये जाते हैं और ये ट्रेवल करके जो इस लेयर की जो सेल्स होती है, इन लेयर की सेल्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, मतलब जुड़ी होती हैं, टाइट जंक्शन होता है, उनको ये लूज़ कर देती हैं। इतना लूज़ कर देती हैं कि ये सेल माइग्रेट हो सकती हैं। तो ये सेल जो है जब माइग्रेट होती है, ये सेल नीचे की तरफ मूव करके अंदर की तरफ माइग्रेट करती हैं। जब माइग्रेट करती हैं तो अंदर की तरफ भी माइग्रेट करके ये 3 सेल ये और लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे नीचे जो ब्लैक लेयर है ये जो है
ये एक लेयर बन जाती है जो इसको कहते हैं एंडोडर्म। उसके बाद फिर तीसरी है मीजोडर्म और तीसरी एक्टोडर्म। तो इस तरह से 3 लेयर का फॉर्मेशन इन सेल के माइग्रेशन से हो जाता है। यानी ये होती है एंडोडर्म, ये मीजोडर्म और ये एक्टोडर्म। तो 3 लेयर का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रोला। तो ये गैस्ट्रुलेशन कहलाता है, यानी ये प्रोसेस क्या करें, गैस्ट्रुलेशन। इस स्टेज को हम गैस्ट्रोला कहते हैं। उसके बाद फिर इस स्टेज में अंदर की तरफ जो है ये सेल माइग्रेट करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, कैविटी फॉर्मेशन बनाती है, जिसको हम अगर हम यहाँ से यूँ सेक्शन करके देखें तो क्या दिखाई देता है कि ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, ये छोटा सा मीजोडर्म है, और ये जो कैविटी है इसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, नोटोकॉर्ड है। इस नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, और आगे की तरफ क्लोइकल प्लेट, आगे की तरफ क्रेनियल प्लेट, और ये क्लोइकल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है ये 3 लेमाइनल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये गैस्ट्रुलेशन। तो इस तरह से यहाँ तक गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है हाँ जो है डेवलपमेंट ऑफ द एक्टोडर्म से एपिथेलियल लेयर और आउटर बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होता है। मीजोडर्म से ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो, और एंडोडर्म से एलिमेंट्री ग्लैंड की वायरिंग एंड अदर विसरास का फॉर्मेशन होता है।